हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे होंगे बच्चों। ऐसी मैं आशा करता हूँ खूब जम के मेहनत करनी है, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करते चलना है हमें। बच्चों अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत कुछ चीज़ें जान चुके थे। मैंने आपको पिछले टर्न पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस उसके बारे में बताया था, जिसमें हमने रिंग, डिस्क वगैरह, लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, जिसका मैंने यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया भी है, आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। इस तरह की लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। बच्चों लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जानने के पहले एक छोटा सा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसको ग्राफिकल प्रॉब्लम का हम नाम दे रहे हैं। बच्चों कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए, और उसके लिए क्या है अप्रोच, जरा इधर देखिए। बच्चों जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, आपको पता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज KQ/R² एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो अगर किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा। तो आपको पता है हाइपरबोलिक ग्राफ तो हम दिखाएंगे सही इस तरह से, पर आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ एक बार मैंने इधर दिखाया है और एक बार मैंने इधर दिखाया। उसका कारण आप बहुत सिंपल समझ सकते होंगे। जैसे कोई भी पॉइंट चार्ज है, मैं एक एग्जांपल यहां आपको देता हूं। मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अगर आप इसके राइट साइड में यहां किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन निकल के आ रही होगी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, आप प्लस आई कैप कह सकते हैं। पर अगर इसके लेफ्ट साइड में हम यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस आई कैप। यानी उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए एक ग्राफ अगर मैंने पॉजिटिव में दिखाया है तो दूसरा ग्राफ मैंने यहाँ नेगेटिव में दिखाया है। आप इसको प्लस आई कैप का ग्राफ कह दीजिए, ये माइनस आई कैप का ग्राफ है। तो ये तो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया है। बच्चों इसी तरह से अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हुआ तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए आप खुद सोच के देखिए, अगर यही नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में आता और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में आता। आप प्लस माइनस की टेंशन छोड़िए, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि हमें प्लस आई कैप के ग्राफ को पॉजिटिव में दिखाना है और माइनस आई कैप के ग्राफ को नेगेटिव में दिखाना है। तो मैंने यहाँ नेगेटिव का ग्राफ कैसे दिखा दिया बच्चों, इधर की तरफ यहाँ कहीं पर आपने ग्राफ पॉजिटिव में दिखा दिया है, इधर नेगेटिव में दिखा दिया है। मैंने आपको बोल दिया ये हम केवल अपने कन्वेंशन के हिसाब से लिख रहे हैं। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ और कन्वेंशंस लगा के, या जैसे कई बार क्वेश्चन आपको मेंशन करता है कि हमें ये जो डायरेक्शन है ए से बी डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है या ए से बी की डायरेक्शन को नेगेटिव मानिए, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में कहा जाए तो आप ग्राफ उसके हिसाब से बनाएंगे। पर जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम ग्राफ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो नेगेटिव का भी आपको केस मैंने समझा दिया। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हुआ, आप ये देखिए, मान लीजिए माइनस क्यू का पॉइंट चार्ज हुआ, तो इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे इधर की ओर, और इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे इधर की ओर। नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में है तो पॉजिटिव में स्केच कर दिया, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप डायरेक्शन में है तो ग्राफ हमने नेगेटिव में स्केच कर दिया। तो बच्चों यहां से आपको केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की ये ग्राफ थोड़े से दिमाग में फिट बिठाने, इन्हें अच्छे से आप पहचान के रखें दिमाग में कि हाँ पॉजिटिव का ऐसे वाला, नेगेटिव का ऐसा वाला ग्राफ बनता है। फिर कई बार क्या होता है चार्जेस के कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं तो उसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो उनका ग्राफ कैसा दिखाएंगे बच्चों, मेन तो हमें बीच के हिस्से के ग्राफ को समझना होता है। सोच के देखिए बच्चों कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो 100% बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट जरूर होगा। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो अगर हम इसको ग्राफ से भी समझे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के जो दो ग्राफ है, एक पॉजिटिव का एक ग्राफ ये, एक और पॉजिटिव का एक ग्राफ ये, और दोनों ग्राफ को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। तो शायद इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख पा रहे होंगे पहले पॉजिटिव का ग्राफ ये, दूसरे पॉजिटिव का ग्राफ ये, दोनों आपस में मिक्स कर दिए हैं। मगर मेन चीज जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर बीच में न्यूट्रल पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता दिख रहा है, यानी कि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पेयर का ग्राफ पैटर्न कुछ ऐसा होगा। बच्चों इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इसको 2 बार मिक्स कर दीजिए। तो पहले वाले का ऐसे, फिर एक और का ऐसे मैंने बना दिया। फिर से दिख रहा होगा यहाँ पर बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता दिख रहा है,
आपको ये भी पता है वही लाइक चार्जेस है, तो बीच में किसी ना किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर से हो रहा होगा। न्यूट्रल पॉइंट को मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब बच्चों सोच के देखिए, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, तो एक ग्राफ ये वाला उठाना है, एक ग्राफ हमें ये वाला उठाना है। आप तो इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दीजिए, पास ला के दिमाग से सोचिए, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो शायद रिजल्टेंट पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो पॉजिटिव का ग्राफ, फिर ये नेगेटिव का ग्राफ, दोनों मिक्स कर दिए। और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ मिनिमम हो रहा है मगर जीरो नहीं हो रहा। बच्चों क्लियर दिख रहा होगा आपको, गैप है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई नहीं करता है। तो ये हमने ग्राफ इस तरह से मिक्स कर दिया, तो ये प्लस और माइनस का ग्राफ हो गया। अब मान लो ये माइनस होता और वो प्लस होता, तो क्या फर्क पड़ता, हम पहले माइनस का ग्राफ बनाएंगे फिर प्लस का बना देंगे। तो ये देखो पहले माइनस का ग्राफ बनाया, फिर उधर प्लस का ग्राफ बनाया, और दोनों ग्राफ को आपस में मिक्स कर दिया। फिर से हमें क्लियर दिख रहा है कि बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अनलाइक चार्जेस का केस है बच्चों, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। तो ये इस तरह से, अगर आप ये दो ग्राफ अपने दिमाग में क्लियर रखें तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले रिजल्टेंट ग्राफ को हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ आपको चार चार्जेस है अननोन ABCD, हमें बताना है नेचर ऑफ चार्ज उनका क्या होगा। बच्चों नेचर ऑफ चार्ज आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए वाले को देखिए, तो ये ग्राफ से मैं पहचान पा रहा हूँ कि ए वाला जो है पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ है, अभी अभी जो आपने डिस्कस किया था। अच्छा अब उसके बाद बच्चों इधर देखिए, वैसे बी को भी हम ग्राफ से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो बी का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम। लाइक चार्जेस के बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो 100% हमें पता चल गया कि बी भी क्या है, पॉजिटिव। अब बच्चों इधर सुनना, बी और सी के बीच में अगर आप देख पा रहे होंगे, या तो आप ग्राफ से सोच लो, ऐसे दिख ही रहा है ये पॉजिटिव का ग्राफ है, फिर उसके बाद एक नेगेटिव का ग्राफ इसके साथ में मिक्स हो रहा है। नहीं तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ बी से सी के बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट मुझे नहीं दिखा रखा, इसका मतलब दोनों का नेचर लाइक नहीं हो सकता। तो अगर बी पॉजिटिव है तो 100% सी आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है तभी बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो सी का नेचर मुझे यहां से क्लिक हो गया कि ये नेगेटिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद बच्चों फिर वही बात, अगर आप देखेंगे सी और डी के बीच में भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अगर सी और डी के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो सी और डी का नेचर भी क्या होगा, अनलाइक। तो अगर सी नेगेटिव है तो डी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। आप ग्राफ्स की मिक्सिंग से भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव का ग्राफ है, फिर ये पॉजिटिव का ग्राफ आपस में मर्ज हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ दिमाग में क्लियर कर लें तो ऐसे क्वेश्चंस में हम फटाफट से बता सकते हैं कि रिजल्टेंट ग्राफ कैसा होगा, या फिर ये बता सकते हैं कि द नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों हमारे मेन हेडिंग पर। आज की क्लास का जो मेन हेडिंग है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसीलिए इसको शॉर्ट में हम ELF का नाम भी दे देते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। दीज आर 3D, continuous, imaginary curves drawn in space such that tangent drawn at any point of ELF gives direction of electric field intensity at that point। ये इसकी डेफिनेशन है। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आखिर ELF है क्या, क्या रिप्रेजेंट करती है। बच्चों जैसा आप जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन देना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम कुछ लाइंस की मदद लेते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। मान लीजिए किसी खुले आसमान के नीचे इस तरह से एक बल्ब को आपने लाइट अप किया है, रात के समय एक बल्ब को आपने इस तरह से लाइट अप किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बल्ब की रोशनी किधर जाएगी, तो शायद आपका जवाब होगा चारों ओर। चारों ओर का मतलब है स्पेस में हर डायरेक्शन में जाएगी। फिर मैं आपसे कहूं कि इसको डिस्क्राइब करिए, इसको बना के बताइए, दिखाइए, समझाइए कि कैसे ये रोशनी जा रही है। तो शायद हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे कि ये देखो ऐसे इससे रोशनी निकल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, चारों ओर जा रही है। जैसा आपने कभी बचपन में सीनरी में भी बनाया होगा बच्चों, बचपन में हम एक सीनरी बनाते हैं,
ऐसे पहाड़ दिखाते हैं, नदी दिखाते हैं, सन दिखाते हैं, तो सन के चारों तरफ भी हम ऐसी लाइंस बनाते हैं। तो ये लाइंस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है कि इस बल्ब की रोशनी स्पेस में हर डायरेक्शन में फैल रही है, और ये जो मैंने लाइंस बनाई है ये बल्ब के ल्यूमिनस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तरह से हम इनको फील्ड लाइंस का नाम दे सकते हैं। तो सिमिलरली अभी आप यही देखेंगे, ऐसे किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हम उसके चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, और इन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कई बार बुक्स में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई गई इमेजिनरी लाइंस होती है। मतलब चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरनमेंट, या यूं कह दीजिए चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराने के लिए बनाई गई फील्ड लाइंस होती है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, पहले डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दीज आर 3D इसलिए क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे स्पेस में हर डायरेक्शन में जा रही है। इमेजिनरी, और उसके पहले बात है कंटिन्यूस इसलिए बच्चों क्योंकि सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते हैं। आगे आपको इसका बताया जाएगा कि अगर कहीं पर आपने सडन ब्रेक दे दिया है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है। कहीं पर अगर फील्ड एक्ट कर रहा है तो एकदम से फील्ड गायब नहीं हो जाता है, कैंसिल हो सकता है किसी दूसरे के कारण, मगर गायब नहीं हो सकता। इसीलिए कंटिन्यूस फील्ड लाइंस हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि आप फील्ड लाइंस को विजुअली देख नहीं सकते हैं, मगर फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसको दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, मैग्नेटिक में हम ऐसा करते हैं। अगर आप एक पेपर में से, एक जो कागज होता है आपका पेपर, उसमें से अगर एक करंट कैरिंग वायर को पास कर दें और उसके आसपास अगर आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड करते हैं, तो वो आयरन फिलिंग्स इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। वो जो बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होता है। वो किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न के अंदर वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को स्प्रेड कर लेती है। तो आप इस तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें कोरी आंखों से ऐसे फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करी जाए बच्चों, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में आप ऐसा देखेंगे। मैं आपको एक बड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ। ऐसे बुक्स में दिखाया जाता है कि जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर एक होता है, और एक बच्ची का फोटो उसमें दिया जाता है स्टैंडर्ड बुक्स में, कि जैसे बच्ची वेन डी ग्राफ जनरेटर के डोम पर हाथ रखती है तो उसके सर के जो बाल है वो इस तरह से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं आराम से, इस तरह से आपको क्लियरली नजर आएगा कि बाल जो है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अरेंज हो गए। तो ऐसे विजुअलाइजेशन हम जरूर देख सकते हैं, मगर ऐसे कोरी आंखों से फील्ड लाइंस निकलती हुई हम नहीं देख सकते। तो मैंने तीनों शब्दों का मीनिंग आपको बता दिया। 3D कंटिन्यूअस इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस सच दैट टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट जो है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ELF गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इधर देखिए, मान लीजिए ये एक ELF मैंने ड्रॉ करी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। अगर इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। जैसे सर्कुलर मोशन में भी आपने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रही होती है। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है ELF की, उनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा जाता है, नो टू ELF कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो ELF एक दूसरे को नहीं काटती है। ये क्लियर रखना है आपको, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि why two ELF कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि if they do so then at the point of intersection there will be two tangents at the same point which will give two direction of electric field at that same point which is not possible। यानी अगर दो ELF एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपके दो टेंजेंट डायरेक्शंस होंगे जो एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस बता रही होगी। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो ELF एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये दो ELF एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक टेंजेंट इधर E1 बता रही है, एक टेंजेंट इधर E2 बता रही है। एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसीलिए ELF कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो बच्चों ये चीज हमें ध्यान में रखनी है
कि कोई भी दो ELF एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूँ सेम चार्ज की ELF के बारे में। आगे की बात, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ELF appear to originate from positive point charge and terminate at negative point charge। हम ऐसा कहते हैं कि ELF पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलती हुई लगती है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर टर्मिनेट होते हुए लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ELF इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर दिखानी है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हुई इस तरह से दिखानी है, टर्मिनेट होती हुई सी दिखानी है। बच्चों ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो ऐसा डायग्राम हमने बनाया था और ये फील्ड लाइंस कहां तक जाती है? अप टू इन्फिनिटी। हमने इस तरह से दिखाया हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएगी? अप टू इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से निकलकर इन्फिनिटी तक जाती है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज पर आकर टर्मिनेट होती दिखती है। बच्चों एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फील्ड लाइंस बनाई है। आप इसको बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे आप डायरेक्ट टच करके भी बना देते हैं तो कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता उस केस में, पर ये टेक्निकली सही है बच्चों। इसका कारण ये है, आपको पता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। अगर बहुत इसके आसपास की बात करी जाए, R=0 अगर वहां रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अनडिफाइंड है। तो इसीलिए हम यहां थोड़ी सी जगह छोड़ के फील्ड लाइंस दिखाते हैं अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है उसकी पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होता है। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा सही माना जाएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस दिखा दी है बच्चों मैंने, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस को भी मैंने यहाँ इस तरह से दिखा दिया है। इसको आप कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एमीटर की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एमीटर की तरह बिहेव करता है। बच्चों एमीटर का मतलब क्या है? फील्ड लाइंस को एमिट कर रहा है, चारों दिशाओं में फैला रहा है। जैसे कोई भी बल्ब होता है, बल्ब इज अ एमिटर ऑफ लाइट, लाइट को एमिट कर रहा है, चारों तरफ फैला रहा है। जबकि नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो है वो रिसीवर की तरह बिहेव कर रहा है, वो फील्ड लाइंस अपने अंदर खींच रहा है, वो एक रिसीवर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप जैसे भी समझना चाहें, लेकिन ये हमें डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सुने बच्चों, नंबर ऑफ ELF जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस अगर आपने दिखा रखी है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा माना जाएगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो एक क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड यहां देख लेते हैं बच्चों। दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 आपको दिख रहे होंगे, कुछ फील्ड लाइन पैटर्न मैंने यहां पर दिखा रखा है। अब आपसे यहां 4 ऑप्शन है, मल्टीपल आंसर्स होंगे इसके। पहले 2 ऑप्शंस आपसे पूछ रहे हैं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मॉड Q1 ग्रेटर देन मॉड Q2, मॉड Q1 लेस देन मॉड Q2। तीसरा है Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन है Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव। तो बच्चों इसका आंसर बहुत सिंपल है। पहली बात तो इधर देखिए, Q1 से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और Q2 पर फील्ड लाइन एंटर कर रही है। तो इसी से बात समझ में आ गई कि आपका Q1 जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने C और D में से ये चीज तो तय कर ली है। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो आप खुद काउंट करके देख लो। Q1 से निकलने वाली फील्ड लाइंस की अगर हम काउंटिंग करें तो 3, 3, 6 और ये 9 निकल के आ रही है। जबकि Q2 पर टर्मिनेट करने वाली जो फील्ड लाइंस अगर उसको काउंट किया जाए तो ये 3 और ये 2, 5, 7 निकल के आ रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है? ऑब्वियस ही बात है Q1 के साथ ज्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 से ज्यादा होगा। और बच्चों कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछ लें कि Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा, तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये 3 और 3 6 और ये 9 है यहाँ, और इस जगह पे जैसा आपने देखा 4 और 3 मिला के 7 है, तो इनका रेशियो हम यहाँ से 9/7 भी इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली तो हमें इन तरह के क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। एक तो नेचर आइडेंटिफाई कर लें और मैग्नीट्यूड को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों अगली प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सुने। लाइन डेंसिटी या कॉम्पैक्टनेस ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है दैट रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी, जितनी कंजेस्टेड होंगी, जितनी कॉम्पैक्ट होंगी, जितनी नियर होंगी, वहां फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। फील्ड लाइंस जहां दूर चली जाएंगी वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम मानी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर A है और ये एक पॉइंट यहां B है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, अभी बात करेंगे 2 मिनट बाद।
पर अगर आप कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ए वाले पॉइंट के यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, बी वाले के यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो EA विल बी ग्रेटर देन EB। जहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ कम मानी जाएगी। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये लाइन डेंसिटी क्या होती है? लाइन डेंसिटी भी समझा देते हैं बच्चों। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट लेंथ को कंसीडर कर लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन की लेंथ को यहाँ कंसीडर कर लिया, तो यहाँ इसमें से 4 फील्ड लाइंस गुजर पा रही है, पर इसी लेंथ में से यहाँ आप देखेंगे तो केवल 3 लाइंस गुजर पा रही है। तो अगर एक पर्टिकुलर लेंथ से गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड लाइन डेंसिटी। जहां पर लाइन डेंसिटी ज़्यादा है वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लाइन डेंसिटी का मतलब कॉम्पैक्टनेस से ही है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट कॉम्पैक्टनेस से उस बात को समझा दिया है। बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल और यहाँ देखिए। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको दिख रही होंगी, 2 ही चल रही है, पर मैं आपसे पूछूँ ABC पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा, तो जवाब है EA बराबर EC होगा बट ग्रेटर देन EB होगा। बच्चों आप देख पा रहे होंगे A वाला पॉइंट और जो C वाला पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड लाइंस बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है, पर B पर जो कॉम्पैक्टनेस है वो इनके कंपैरिजन में कम है, तो इसीलिए A और C का फील्ड बराबर होगा और B का फील्ड उसके कंपैरिजन में कम माना जाएगा। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है कॉम्पैक्टनेस के रिगार्डिंग। अगली बात बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, पैरेलल भी होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट भी होना चाहिए। पहली बात ये रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। पैरेलल क्यों होनी चाहिए? ताकि एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। तो अगर पैरेलल लाइन से एक ही डायरेक्शन में तो दैट मीन्स डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, और अगर इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। तो पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस बनाकर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट यहां बनता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, मैं अंडरलाइन करता हूं अपनी बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप। अब बच्चों ये बात सुनते ही बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या लिख दिया हमने, मगर इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट का पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको पता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डिस्कशन कर रहे हैं उसके फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती है। क्लोज लूप क्या है? जैसे ये देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, फील्ड लाइन यहां से यहां गई वापस आ गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने यहां मना भी कर रखा है, ये आपका फील्ड लाइन पैटर्न पॉसिबल नहीं है, ये क्लोज लूप बन रहा है और ये वैसे भी इनकरेक्ट है बच्चों। आपने माइनस क्यू से फील्ड लाइन निकलते हुए दिखा दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे आप बार मैग्नेट में देखेंगे वहां ऐसी क्लोज फील्ड लाइंस बन सकती है, ऐसे क्लोज लूप बनते हैं वहां, नॉर्थ और साउथ इस तरह से ये दिखाए जाते हैं, यहां से फील्ड लाइन इस तरह से निकलती है और साउथ से एंटर करके इस तरह से लूप बनाती है। बार मैग्नेट में ये चलता होगा, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकते। सिमिलरली आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज क्लोज लूप, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, मैंने नीचे मना भी कर रखा है। अगर इस तरह का भी कोई आपको दिखाया जा रहा है पैटर्न तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सारे पैटर्न पॉसिबल नहीं है। पर अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप, तो उसी की बात कर लेते हैं बच्चों। जब मैं वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं, ये जेनेरिक नेम इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोला जाता है तो इसमें 2 तरह के फील्ड डिस्कस होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, जो आप इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्टैटिक चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, यही बात अभी आपको यहाँ डिस्कस करके बताइए। स्टैटिक चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। मगर आगे जाके एक चैप्टर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां आपको एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट होता है, उसके बारे में आप उसी चैप्टर में जानेंगे। मगर बस थोड़ी सी बात बता देता हूं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप बना सकती है, वहां इस तरह के क्लोज लूप परमिटेड होंगे, आप देखेंगे ऐसे लूप वहां बन रहे होंगे। मगर दोनों फील्ड में बहुत फर्क है बच्चों, जैसे अभी इसी चैप्टर में मैं आगे आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है इसीलिए इसकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती है। इसका कारण आगे आपको पोटेंशियल में बताएंगे, पोटेंशियल से इसको रिलेट किया जाता है, मगर अभी ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड में फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती है। मगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और इसीलिए इसकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉइंट हमें एक तो अच्छे से क्लियर रखना है। अब बच्चों और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से इसको समझे थोड़ा सा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज जीरो। मेटल के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा जीरो होता है, और इसीलिए ELF आर नॉट शोन इनसाइड द मेटल। बच्चों अगर आपको याद हो, बहुत पहले की क्लास में जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था वहां मैंने परमिटिविटी की बात करी थी, और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि हम इस परमिटिविटी का आगे चल के डिस्कशन करेंगे। आज वही डिस्कशन थोड़ा सा आ गया है। मेटल के अंदर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? आपको पता है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इनफाइनाइट होता है, यानी उसकी परमिटिविटी इनफाइनाइट है। मेटल बहुत अच्छे से पोलराइज होता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए एक मेटल का स्लैब है, जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स लगेगा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों मैं इस पूरे हिस्से को एक पॉजिटिव सिग्मा की शीट मान सकता हूं और इधर के पूरे हिस्से को मैं एक नेगेटिव सिग्मा की शीट मान सकता हूं। अभी आपने शीट चार्ज के बारे में आगे पढ़ेंगे, मैं वहां आपको बता दूंगा, मगर फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की शीट है और ये नेगेटिव की है, तो पॉजिटिव का फील्ड होता है अवे फ्रॉम शीट और नेगेटिव का फील्ड होता है टुवर्ड्स द शीट। तो इसी वजह से दोनों के फील्ड जुड़कर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों क्या होता है, मेटल के अंदर आपको पता है Q इंड्यूस भी माइनस Q के बराबर होता है, हमने एक फॉर्मूले में ये देखा था। तो मेटल में अबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, उसको कैंसिल कर देता है, और इसीलिए मेटल के अंदर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है? जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, ये बस थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए हम मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जहां फील्ड लाइन शो कर रहे हैं इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हम ये बात इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेटल में हम फील्ड लाइंस को शो नहीं करते। अब बच्चों एक और बात सुनना, मान लो मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता, तो बच्चों क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट होता है, संख्या जो होती है, वो मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत पोलराइज होगा, इसकी परमिटिविटी मेटल से कम होगी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल से कम है, तो थोड़ा बहुत पोलराइज होगा। सेम प्रोसेस से ये भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। पर आप देख पा रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक के केस में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। नतीजा अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट माइनस E इंड्यूस, और इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि EP इज लेस देन E नॉट, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E नॉट से कम हो जाता है, या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के असर को कम कर देता है। तो इसीलिए आपने देखा था बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस को रखने पर कूलम्बिक फोर्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सारी चीजें कम हो जा रही थी। Fm इक्वल टू F नॉट बाई के, E मीडियम इक्वल टू E नॉट बाई के। तो उस रिडक्शन का कारण कहीं ना कहीं ये इसी तरह से निकल के आता है कि EP इज लेस देन E नॉट। हाल फिलहाल आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ है, आपका EP यहाँ जीरो नहीं हुआ है, इसीलिए आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड लाइंस शो कर सकते हैं। मगर क्योंकि मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसीलिए आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करेंगे। अब आगे की बात सुने बच्चों, ये थोड़ा सा आगे से कनेक्टेड पॉइंट है बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि एंटायर मेटेलिक सरफेस जो होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, और क्योंकि एंटायर मेटेलिक सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हेंस ELF आर ऑलवेज नॉर्मल टू मेटेलिक सरफेस। बच्चों आगे जाके हम एक रिलेशन पढ़ेंगे E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, वहां मैं आपको ऐसा बताऊंगा
कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब है इक्वी पोटेंशियल। तो वहां हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस चीज को हम अभी यहाँ फील्ड लाइंस में रिलेट कर रहे हैं कि क्योंकि एंटायर मेटेलिक सरफेस क्या होता है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप हमेशा मेटेलिक सरफेस पर नॉर्मल दिखाएंगे, नॉर्मली इस तरह से परपेंडिकुलर, जिसको आप कह देते हैं ELF आर ऑलवेज नॉर्मल टू मेटेलिक सरफेस। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसको समझाने के लिए एक मैंने मेटेलिक स्लैब का एग्जांपल लिया बच्चों। मान लीजिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q यहाँ है, एक मेटल का स्लैब इसके सामने रखा है। अब फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होगा जरा सुनिए। पहली बात तो प्लस Q चार्ज के कारण ये मेटल का स्लैब जो है इंडक्शन के चलते पोलराइज होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये प्लस Q इस मेटल के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर बुला लेगा और इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन क्रिएट कर देगा। आपको पता है ठीक सामने वाले सरफेस पर मेटल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ प्लस Q चार्ज है तो इसके सामने वाले फेस पर कितना चार्ज आएगा बच्चों, माइनस Q। अच्छा, मेटल के स्लैब पर पहले से नेट चार्ज क्या था, 0। तो अगर माइनस Q का चार्ज इधर आया तो उतना ही प्लस Q का चार्ज इधर के सरफेस पर आएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्लस Q के कारण इंडक्शन के चलते इस वाले फेस पर कितना चार्ज आया, माइनस Q। इधर माइनस Q आया तो इधर उतना ही प्लस Q चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल के ब्लॉक पर पहले से नेट चार्ज क्या था, 0। अब फील्ड लाइन पैटर्न हम कैसा दिखाएंगे, प्लस Q चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, पर मेटल के सरफेस पर कैसे एंटर करेगी, नॉर्मली। बच्चों ये दिखा रखा मैंने, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस जो यहाँ एंटर कर रही है ये सब यहाँ नॉर्मली एंटर करेगी। मेटल के सरफेस पर फील्ड लाइंस की एंट्री भी नॉर्मली होगी और एग्जिट भी नॉर्मली होगी। चलो ये इधर आ गया नेगेटिव चार्ज के कारण, और देखिए फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, सब जस्टिफाइड है। अब इधर की बात करी जाए तो यहाँ मेटल के स्लैब को फील्ड लाइंस छोड़ के भी नॉर्मली ही जाएगी। आप देख पा रहे हैं, वैसे दिख ही रहा है क्लियरली, ये सारी फील्ड लाइंस यहाँ से नॉर्मली ही इसको एग्जिट करेगी। तो मेटल के सरफेस पर फील्ड लाइंस की एंट्री भी नॉर्मली होगी, एग्जिट भी यहाँ पर नॉर्मली होगी। और बच्चों एक और बात आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, आप क्या कहेंगे ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस Q चार्ज का फील्ड है, इधर के सरफेस के इंड्यूस माइनस Q चार्ज का फील्ड है, या इधर के सरफेस के इंड्यूस प्लस Q चार्ज का फील्ड है। तो मेरा जवाब होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो रहा है ये इधर के सरफेस के प्लस Q चार्ज के कारण क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे हमारे कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वहां अपन ये शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे कि मेटल की दीवार अंबुजा सीमेंट की दीवार है, फील्ड लाइंस इसको पार करके उधर नहीं जा रही है, तो जो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इधर के सरफेस के चार्ज के कारण है। अच्छा बच्चों, बीच में फील्ड लाइंस क्यों नहीं शो करी है, बिकॉज दिस इज अ मेटेलिक स्लैब। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। यहाँ अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करते हैं। तो ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरह से दे दिया है। अब इस पर बेस्ड बच्चों बड़ा ही घातक क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। घातक क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज अ मेटेलिक शेल। मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, एक मेटेलिक शेल है, कुछ इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। आपको दिख रहा होगा ये डॉटेड पोर्शन पूरा ये मेटल का शेल है। बच्चों इसका फील्ड लाइन पैटर्न आपसे पूछा जाता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार कंपटीशन में भी आते हैं। बस मैं अपना नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट जो उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बच्चों नॉर्मल किसको कहा जाता है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट। मैं अपनी बात को ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह से आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना, तो आप पहले टेंजेंट बनाइए और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको कहा जाता है नॉर्मल। अब जैसे 10th क्लास की एक थ्योरम आप जानते होंगे, सर्कल में जो हम पढ़ते हैं कि रेडियस टेंजेंट जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक स्फेरिकल हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एन कैप, वो इसकी रेडियस के अलॉन्ग होगा इस तरह से, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। और आप कह रहे हैं नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में भी एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। तो अगर आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके सरफेस पर हम कहीं पर भी जो नॉर्मल बनाते हैं वो उसके सेंटर से गुजरता है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, अगर ये एक स्फेरिकल शेल है तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन की बात करूं तो वो इसके सेंटर से गुजरना चाहिए। ये इस जगह से सेंटर है, और ये जो रेडियल लाइंस आपको दिख रही है
ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बच्चों और बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा होता, तो फील्ड लाइन पैटर्न हम कैसा दिखा देते हैं, इस तरह से। ये देखिए रेडियल लाइंस के अलोंग इस तरह से फील्ड लाइन पैटर्न को आप बाहर की तरफ जाता हुआ ऐसे दिखा सकते थे। अगर सेंटर पे चार्ज होता तो आप ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है इसके अलोंग फील्ड लाइंस दिखा देते हैं। पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि अगर मैं उस चार्ज को सेंटर से थोड़ा सा इधर स्लाइटली शिफ्ट कर दूं तो अब फील्ड लाइन पैटर्न कैसा दिखेगा। तो बच्चों आप पहले 2-4 बातें ध्यान से सुन लें। अगर अंदर यहाँ प्लस क्यू चार्ज आपने रखा है तो उसके कारण सामने के इस पूरे सरफेस पर, मेटल के सामने के पूरे सरफेस पर इंडक्शन से कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ ये इंडक्शन से आया हुआ माइनस क्यू चार्ज है। इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा इंडक्शन से, और इधर माइनस क्यू चार्ज आया तो बाहर वाले सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस क्यू चार्ज। अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई थी इंडक्शन वाली बात, वो की वही चीज यहाँ लागू होती है। इस प्लस क्यू के कारण सामने वाले फेस पर माइनस क्यू, और इधर इनर सरफेस पर अगर माइनस क्यू है तो आउटर पे उतना ही प्लस क्यू, क्योंकि मेटेलिक शेल पर नेट चार्ज पहले से क्या था, 0। अब बच्चों फील्ड लाइन पैटर्न कैसा बनेगा, जरा इधर देखिए। इस प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकलेंगी, पर जब इस शेल के बाहर अगर ये जाएंगी तो इनको एंट्री और एग्जिट दोनों कैसे दिखानी है, नॉर्मल। तो यहां से आपने ऐसे फील्ड लाइंस निकाली और नॉर्मल के अलोंग करते हुए इन्हें इस तरह से नॉर्मली बाहर निकलते हुए आपको दिखाना है। बच्चों अगर आपने यहाँ इसको ऐसे बना दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज ऐसे है और आपने अगर इसकी फील्ड लाइंस ऐसे खींच दी है, मान लीजिए आपने ये फील्ड लाइंस इस तरह से खींची होती, तो मुझे बताइए कि क्या ये फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड कहीं जा सकती है क्या? जवाब है नहीं। नॉर्मल होने के लिए इन फील्ड लाइंस को इन डॉटेड लाइंस के अलोंग होना जरूरी है, क्योंकि डॉटेड लाइंस रेडियल लाइंस है, रेडियल लाइंस ही आपकी नॉर्मल लाइंस है। तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस वाले इनर फेस पर नॉर्मली एंटर करेगी। अच्छा बच्चों एंट्री अगर नॉर्मली हो रही है तो एग्जिट भी कैसे होगी, नॉर्मली। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि फील्ड लाइंस जो है वो एग्जिट भी कैसी ले रही है, नॉर्मली। तो इस तरह का ये फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात आप देखिए, मेटल के अंदर आपको फील्ड लाइंस शो नहीं करनी है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ मेटल में मैंने फील्ड लाइंस को शो नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर इस किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसके कारण है, अंदर वाले इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इनर सरफेस ऑफ शेल के माइनस क्यू चार्ज के कारण, या आउटर सरफेस ऑफ शेल पर मौजूद प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटर सरफेस ऑफ शेल पर जो प्लस क्यू चार्ज मौजूद है उसके कारण क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब यह है कि इस वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर अंदर रह जाएगा और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो आउटर सरफेस के चार्ज के कारण हो रहा है। आगे जाके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कैलकुलेशन करेंगे। गॉस थ्योरम में आगे ये चीज़ आएंगी बच्चों, इसीलिए आपको थोड़ी सी बात बताइए। तो मेटल के बारे में आप सीख गए। एक तो मेटल में थोड़ा बहुत इंडक्शन हमें करना आना चाहिए। मेटेलिक सरफेस पर सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। मेटेलिक सरफेस पर फील्ड लाइंस की एंट्री भी नॉर्मली होती है और एग्जिट भी नॉर्मली होती है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग मतलब मेटेलिक स्फीयर, आप समझ ही गए होंगे। विच ऑफ द फील्ड लाइन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। 4 फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बच्चों क्लियरली फर्स्ट वन इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। कारण आपको बता देता हूं, न तो ये नॉर्मली एंट्री एग्जिट कर रही है, ऊपर से आपने मेटल के अंदर फील्ड लाइंस शो कर रखी है, तो ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। सेकंड वाला भी गलत है बच्चों। सेकंड वाला इसलिए गलत है कि यहां भले आपने मेटल के अंदर फील्ड लाइंस तो शो नहीं करी है, बट ये नॉर्मल नहीं है। थोड़ा सा आप डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। हम सेंटर यहाँ अज्यूम करके चल रही है, इस तरह से सेंटर यहाँ है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री से चलेंगे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसी स्पेयर में ये फील्ड लाइन आपने अगर सेंटर से गुजरती हुई दिखाई होती, बाहर बाहर अंदर नहीं दिखानी, मैं बस आपको कनेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर सेंटर से गुजरती हुई होती तो ये ओके थी, क्योंकि डायमीटर के अलोंग जा रही है तो नॉर्मल है। पर अगर कोई फील्ड लाइन आपकी यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे निकल रही है, तो ये फील्ड लाइन आपकी नॉर्मली नहीं कही जा सकती। इसीलिए सेकंड वाली फील्ड लाइन भी गलत है, ऊपर से निकल रही है, इसीलिए ये भी यहाँ गलत रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड भी आपका गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपने मेटल के अंदर फील्ड लाइन शो कर रखी है। बट फोर्थ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बच्चों फोर्थ में आपको दिख रहा है फील्ड लाइन
एंटर भी नॉर्मली कर रही है। यहाँ आपको थोड़ा सा अज्यूम करना, मान के चल रहे हैं हम इस तरह से, ये यहाँ से रेडियस के अलॉन्ग एंट्री भी कर रही है और एग्जिट भी कर रही है, बस समझाने के लिए। तो यहाँ नॉर्मली एंटर कर रही है, मेटल के अंदर कोई फील्ड लाइन शो नहीं करी है, और एग्जिट भी क्योंकि नॉर्मली कर रही है, इसीलिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ वाली फील्ड लाइन का। इसीलिए विच ऑफ द फील्ड लाइन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको आंसर क्या देना है, फोर्थ वाली फील्ड लाइन।